हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन नीट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको चैप्टर वाइज कवर करवा के दूंगा। अगर इन्हीं सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और इनके हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जितने टॉपिक मैं बताऊंगा उन टॉपिक पर हर टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 120 प्लस लेना कोई मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो पहला पार्ट है इसको मैं दो पार्ट के अंदर कवर करूंगा। पहले पार्ट के अंदर अपन क्लास 11 के पूरे 15 चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है, जिसका कुछ बुक्स के अंदर नाम यूनिट एंड डायमेंशंस भी है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, डायमेंशंस, एरर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस के अंदर सबसे पहले आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल के आना चाहिए। तो पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस आप बताओ क्या होंगे। या डायमेंशंस आपको दिए जाएंगे, आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम पहचानना पड़ेगा। ठीक है, एक ये चीज। एक बार आपको डायमेंशंस निकाल कर आ गए तो दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस आते हैं, जिसके अंदर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी बताया जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना। तो आप इनके डायमेंशंस निकालो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि भाई कौन सी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, है ना। कोई क्वांटिटी यूनिट, किसी क्वांटिटी की यूनिट होती है बट डायमेंशंस नहीं होते। फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की पेयर ऐसी है जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो ये सारे टाइप आपको करना है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता, किसके डायमेंशंस होते हैं, किसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर है वो एरर्स है। तो एरर में बहुत सारे टाइप के आप एरर पढ़ेंगे। आखिरी पे आपको एक एरर मिलेगा, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो बहुत बड़ा आपको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालने के लिए पूछ सकता है। तो आपको एरर के हर टाइप के क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए, जो तीसरा टॉपिक हमारा आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो टॉपिक आते हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की हमको लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोलता है। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इंसर्ट करते हैं तो उसका डायमीटर, उसकी थिकनेस वगैरह हमको निकालना पड़ता है ना। स्क्रू गेज के अंदर पिच हमको निकालना पड़ता है ना। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। और ये चैप्टर की खास बात यह है कि क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन कभी कभी इससे 3 भी क्वेश्चन आते हैं। पिछले 6 साल का वेटेज देखो, है ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार इससे आ रहे हैं। तो ये क्लास 11 का पहला ही चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम से कम ये 3 टॉपिक आपको कवर करके जाना है, इनमें से कोई छोड़ना नहीं। चलिए, दूसरा जो चैप्टर आता है अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको मोशन इन 1D भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स का ये पहला चैप्टर बन जाता है अपना, काइनेमेटिक्स 1D, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो एवरेज वेलोसिटी है। जैसे हमको बोला जाता है कि भाई एक पार्टिकल है जो इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर t3 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो t1 t2 t3 t4 टाइम में इतना इतना s1 s2 s3 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, और इसी से थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आपको एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन करना है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट की हमको फॉर्मूला पता रहता है ना, उससे वेलोसिटी निकालना पड़ता, उसका एक्सेलरेशन। तो हमको कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाती है कुछ ऐसे, x इक्वल टू, है ना, 2t² प्लस में 4t, ऐसे कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाती है। हमको इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाना पड़ता है ना। और बाद में फिर हमको कुछ टाइम की वैल्यू दी जाती है, उस टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए, तीसरा जो टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, वो है ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ आपको निकालना है। फिर उसके अंदर स्लोप, एरिया, फिर वेलोसिटी का ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन के ग्राफ पूछता है ना, कि एक्सेलरेशन के ग्राफ से हमको वेलोसिटी के ग्राफ पूछता कन्वर्ट करना। तो ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पर भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, लास्ट का जो टॉपिक आता है अपना इस चैप्टर से, वो है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो जब अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो मोशन अंडर ग्रेविटी की 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो 3 इक्वेशन में और एक हम चौथी इक्वेशन टाइम पे बना लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। और बाद में फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना, s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का u स्क्वायर, है ना, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो इस टाइप के इन टॉपिक पे सभी क्वेश्चन आपको कर लेना है। चलिए, यहाँ से मुश्किल से या तो 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा जो चैप्टर हमारा आता है काइनेमेटिक्स 2D, है ना। काइनेमेटिक्स के अंदर 2D, जिसको मोशन इन प्लेन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर 3 सेक्शन हमारे बन जाते हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये इसके फॉर्मूले और इनके
हर टाइप के टाइम ऑफ फ्लाइट पे एक दो क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल रेंज पे एक दो क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पे एक दो क्वेश्चन, है ना, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी किताब से सॉल्व कर लेना है और कुछ पीवाईक्यू भी इससे सॉल्व करना है। कभी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन नहीं आता है, सर्कुलर मोशन से आता है, एक या दो क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से बनते हैं। दूसरा जो है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इन यूसीएम, नॉन यूसीएम। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के अंदर दो दो एक्सेलरेशन होते हैं, फिर हमको नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला AT² प्लस AC², है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, है ना, टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट, लोएस्ट, है ना, टेंशन का डिफरेंस, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको करना है। और मोशन इन प्लेन का जो तीसरा टॉपिक हमारा बन जाता है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। वो रेन मैन वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमको करना है, रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चन करना है। तो ये तीसरा टॉपिक अपना हो गया मोशन इन प्लेन से। चलिए बढ़ते हैं अपन चौथे चैप्टर की तरफ, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है कि भाई यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन आगे चल के हमको ये मैकेनिक्स में बहुत साथ देता है, न्यूटन का सेकंड लॉ वगैरह ये सब। तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, साथ में आपको फिजिक्स में भी साथ देगा। पहला टॉपिक जो है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो रहता है ना, F=ma, है ना। तो F=ma से पहले एक फॉर्मूला बनता है, F= रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp/dt। तो ये जो है F=dp/dt, इस पर क्वेश्चन आपको करना है। P=mv होता, मास को कांस्टेंट रखकर और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखकर बाहर निकाल के dm/dt, है ना। ऐसे हमको क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो इम्पल्स है ना। तो इम्पल्स तीन तरीके से निकाला जाता है। पहले तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है, फिर इम्पल्स हम फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ रहता है उसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमको इम्पल्स मिलता। और फोर्स इम्पल्स निकालने का और एक तरीका है इंटीग्रेशन, है ना। फोर्स को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से भी हमको इम्पल्स मिलता है, ठीक है। और जो चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आता ही है, पिछले साल आपने देखना, यहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पुली वाले, है ना, जो प्रॉब्लम रहते हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, और एक्सेलरेशन निकाल कर फिर अपन वो रस्सियों के अंदर का टेंशन निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एफबीडी में कवर होते हैं। तो ये तीन टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर के अंदर पहला टॉपिक बनता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो कि इंटीग्रेशन से निकलता है, W इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको ये फोर्स की कोई इक्वेशन दी जाती है जिसको हमको विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर कहां से कहां तक, तो हमको बोला जाएगा S1 से S2 तक। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और फिर अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर द ग्राफ भी हम निकाल सकते हैं। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमको कोई ग्राफ देगा, उस ग्राफ का आपने क्या निकाल लेना, एरिया निकाल लेना। अलग अलग टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव एरिया पे थोड़ा ध्यान देना। चलिए उसके बाद दूसरा आता हमारा पावर। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो पावर पे क्वेश्चन आया था। तो पावर क्या रहता है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी। इसका एक फॉर्मूला भी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको करके जाना है। और फिर लास्ट में वर्क एनर्जी पावर के साथ एक टॉपिक हमारा कनेक्ट रहता है कोलिजन। तो कोलिजन पे भी आपको क्वेश्चन करना है, इलास्टिक कोलिजन, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। उसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, लीनियर मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, ये सारी चीजें हमको, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, है ना, और फिर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तीन टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन इस पर आएंगे। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा नहीं है, कोलिजन अगर इसमें मिला देते हैं तो थोड़ा सा एक एवरेज चैप्टर बन जाता है, ना छोटा ना बड़ा। चलिए नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ से भी दो क्वेश्चन देखे जाते हैं अक्सर। तो सेंटर ऑफ मास तो डायरेक्ट इजी एक टॉपिक है, जिसमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना पड़ता, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी कर लेना। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालने पर आते हैं, वेक्टर फॉर्म में, नॉन वेक्टर फॉर्म में, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां से क्वेश्चन रहता ही है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का, मल्टीपल पार्टिकल्स का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, रिंग का, सिलेंडर का, है ना, अलग अलग एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला यूज करके अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सीखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला रहता है आर एफ साइन थीटा, है ना, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, है ना, तो इस पर आपको क्वेश्चन करना है। और लास्ट टॉपिक बनता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन पे भी आपको क्वेश्चन करके जाना है। चलो नेक्स्ट, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पहले टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है अर्थ की सरफेस पर, वो gm/r² होता है, gm/r²। और इसकी वैल्यू सबको मालूम है, अर्थ के लिए अर्थ की सरफेस पर 9.8 होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, और हाइट में जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। तो हमको डेप्थ और हाइट के अंदर जी का वेरिएशन कैसे आता है, तो हमको पर्टिकुलर हाइट और पर्टिकुलर डेप्थ देगा, उस पर हमको एक नया वाला जी निकालना है, और इसका ग्राफ भी हमको अच्छे से समझना है कि कैसे वेरी करता है डेप्थ में और हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा हमारा आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के आजू बाजू में अगर घूम रहा है तो वो जिस वेलोसिटी से घूमता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला √gm/r होता है। तो ये वाला इस पर आपको क्वेश्चन करके जाना है। एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी भी √2gm/r होता है। तो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से जो बन जाता है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी दो एनर्जी के रेशो पूछ सकता है ना, और इस पर क्वेश्चन ये तो आपको अच्छे से करना है। वेरिएशन इन जी और ये एनर्जीज यहाँ के खास टॉपिक बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वैसे मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये तो एक छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी एक ही आता है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है वो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पे करना है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे भी अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जितने भी 3 टाइप के मॉडुलस आते हैं उस पे आपको क्वेश्चन करना है। और दूसरा जो है वो इलास्टिक एनर्जी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम रहता, और इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के भी क्वेश्चन आपको करना है। वैसे भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये काफी लेंथी चैप्टर बन जाता है ना, तो अगर कुछ बच्चों का अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है तो इस चैप्टर को आप साइड में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पास्कल्स लॉ, सरफेस टेंशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। फिर अपन हाइड्रोडायनेमिक की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करना ही है और सब कुछ छोड़ना है तो आप सरफेस टेंशन यहाँ से कर सकते हैं और बर्नौलीज थ्योरम वगैरह के क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम ये 4 टॉपिक अच्छे से कवर करो। पास्कल्स लॉ, सरफेस टेंशन के अंदर वर्क डन इन एक्सपांडिंग लिक्विड की जो फ्रेम होती है, फिल्म होती है, उसको एक्सपांड करने के लिए वर्क किया जाता है ना। जो वर्क बराबर क्या रहता है, T इंटू चेंज इन एरिया। अब वो 2 साइडेड सरफेस होती है तो हम 2T लेते हैं। बबल और ड्रॉप वगैरह को एक्सपांड करने पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक्सेस प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी हाइट का जो फॉर्मूला होता है, कैपिलरी फॉल, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थोड़ा आपको करके जाना है। इसके एक दो टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। विस्कोसिटी, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी इसके अंदर कवर हो जाती है। और लास्ट टॉपिक हमारा आता इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, है ना। तो थोड़े टॉपिक यहाँ पर ज्यादा हो गए, अगर आपको इनमें से स्किप ही करना है ना, तो आप पास्कल्स लॉ और विस्कोसिटी को थोड़ा साइड में रखो। आप यहाँ से सरफेस टेंशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम को करो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सरफेस टेंशन के अंदर आपको ये सारे टॉपिक कवर करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस और फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर भी एक क्वेश्चन देखा गया, और कभी कभी तो उससे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। पिछले अपने 6 साल का एक वेटेज देखना, कुछ सालों में क्वेश्चन, 1-2 साल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए और बाकी साल में क्वेश्चन पूछे भी गए तो एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपको क्या करना है, थर्मल एक्सपांशन पर पढ़ना है, जो कि एक लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, है ना। इससे रिलेटेड मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, है ना, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन निकालना, वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम K बोलते हैं, और थर्मल रेजिस्टिविटी जिसको हम रो बोलते हैं, है ना। तो थर्मल
कंडक्शन के अंदर ये दो टॉपिक पर आपने क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना। कुछ रॉड को, है ना, कुछ शीट को सीरीज एंड पैरेलल में लगाकर उनकी नेट या इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल रेजिस्टिविटी निकाली जाती है ना, और इस पर क्वेश्चन करना है। रेडिएशन के अंदर आपको क्वेश्चन करना है इमिसिव पावर पर स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ जो रहता है ना, इमिसिव पावर के क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ी सी थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो अभी मैंने बताया कि चैप्टर एवरेज या थोड़ा सा बड़ा अपन मान सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वेटेज के हिसाब से ये बड़ा माना जाता, ठीक है, तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता। चलिए, नेक्स्ट है हमारा केटीजी। केटीजी के अंदर तो सभी टॉपिक आपको कवर करना है क्योंकि सारा टॉपिक कनेक्टेड है एक दूसरे से। सबसे पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी पर वो तीन लॉस को हम कंबाइन करके जो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, है ना, तो इसके अंदर आपको दो वॉल्यूम देगा, दो प्रेशर, है ना, तो इसमें से V1 V2 हमको नोन रहेगा, P1 देकर P2 पूछ लेगा, तो ऐसे तीन लॉस पर से जो कंबाइन करके हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनती, उसमें नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, है ना, इसके अंदर मोलार मास वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आरएमएस वेलोसिटी, तो आरएमएस वेलोसिटी का वो वाला फॉर्मूला अंडर रूट, है ना, 3 nRT के अपॉन में क्या होता है, m होता है, तो एक मोल के लिए आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, पूरी गैस के लिए आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एवरेज प्रेशर भी आता है इसके अंदर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोलार स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोलार स्पेसिफिक हीट के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दो क्वेश्चन भी ज्यादा देखे गए। चलिए, नेक्स्ट आता हमारा थर्मल फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इनके साइन कन्वेंशन, है ना, कैलोरी और जूल का कन्वर्जन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करना है। दूसरा जो इसमें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वो सब आ जाता। इसके अंदर एक पीवी डायग्राम भी आएंगे, हाँ चलो यहाँ पर ग्राफ लिखा हुआ है, पीवी ग्राफ, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको पढ़ना है ना, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास 6 प्रोसेस आते हैं, जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, और पेयर की बात करूं तो साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो पहले जो 4 प्रोसेस हैं वो 4 प्रोसेस को आपको हर एंगल से पढ़ लेना है, जिसमें पीवी डायग्राम, वर्क डन, स्पेसिफिक हीट, उनकी एग्जांपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये 4 के 4 प्रोसेस को आपको अच्छे से करना है। वैसे 6 प्रोसेस हैं, लेकिन पहले 4 प्रोसेस बहुत काम के हैं। कौन से वाले? आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इन पर हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करना है, और साथ में हर प्रोसेस का पीवी डायग्राम भी आपको देखना है। पीवी डायग्राम बोले तो ग्राफ होता। चलो भाई, नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्टेड हमारा वेव्स भी रहेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स आपको साथ में पढ़ना है। इसको कुछ किताबों में ऑसिलेशन भी नाम दिया गया। तो बेटा पहला जो टॉपिक बनता हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है ना, वो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इनिशियल फेज वगैरह रहा तो फाई भी हम जोड़ देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके अपन वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एसएचएम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता। इसके अंदर एम्पलीट्यूड, फेज, ओमेगा, पीरियडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, फेज एंगल पर भी। और फिर एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पर भी क्वेश्चन बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सब एनर्जी के ग्राफ भी आपको पता करना है कि ग्राफ कैसे दिखते हैं। सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसका पीरियडिक टाइम का, फिर फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल लेके लाया जाता, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करना है। और t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी मतलब पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम में जो स्मॉल g आता है ना, अब अभी हमने ग्रेविटेशन में पढ़े कि g कैसे चेंज होता, मून पर अलग होता है, जुपिटर पे अलग होता, तो ये प्लैनेट से वो प्लैनेट पे अगर हम सिंपल पेंडुलम को लेके जाते हैं तो t चेंज हो जाता है ना, तो नया वाला t क्या आएगा, रेशो क्या आएगा दोनों t का, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम के अंदर जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है k, वो आपको निकालना है। जैसे हमको 2-3 स्प्रिंग सीरीज में लगा देगा, पैरेलल में लगा देगा, हमको उसका इफेक्टिव के निकालना है, फिर पूरे कॉम्बिनेशन का पीरियडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी वगैरह हमको निकालना है, ठीक है। और फिर हमारे क्लास 11th का बेटा आखिरी चैप्टर बन जाता है एसएचएम के बाद वेव्स। एसएचएम के अंदर जो पूरा मैथमेटिक्स यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वगैरह, है ना, वो सब यहाँ पर काम में आती है। तो सबसे पहले आपको देखना है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के अंदर वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव का पीरियडिक टाइम, वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का पर्टिकुलर पॉइंट का
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम हम निकाल सकते हैं, तो वो इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन का कैलकुलेशन स्टेशनरी वेव में। स्टेशनरी वेव भी दो टाइप की होती है, एक स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग और एक स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप। तो स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप की जो स्टेशनरी वेव के अंदर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और आपको फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मोड के अंदर निकालना पड़ता कि भाई स्ट्रेज स्ट्रिंग का ये वाला मोड, फर्स्ट मोड, फंडामेंटल मोड, सेकंड मोड, है ना, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको प्रॉपर अपन नाम देते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, और वो हार्मोनिक पर हमको कैलकुलेशन आता, क्वेश्चन आता। फिर हमारे पास है क्या, बीट्स, है ना, तो बीट साउंड वेव से रिलेटेड है, इसके अंदर बीट फ्रीक्वेंसी, बीट पीरियड वगैरह हमको तो पूछा जाता। तो बेटा इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर के ये टॉपिक को अगर आप अच्छे से इन टॉपिक पर हर टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि टॉपिक का इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, है ना, तो आपको हर टॉपिक पे कम से कम दो तीन या चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ इन टॉपिक पर आए हुए पीवाईक्यू भी आपको सॉल्व कर लेना है पिछले 6-7 साल के, तो एक अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। चलिए, थैंक यू।